नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट के मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे थे उन पर अपना व्याख्यान दूंगी। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद केवल 50 वर्षों में ही मौर्य वंश का पतन हो गया। जिस वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य जैसे पराक्रमी सम्राट ने डाली थी और जिसके गौरव की अभिवृद्धि अशोक महान ने की थी, उसका इतना शीघ्र धराशायी हो जाना विस्मयकारी था। मौर्य साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी और न ही इसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी था। इसके अनेक कारण थे। उन कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। पंडित हरप्रसाद शास्त्री का मत है कि अशोक ने ब्राह्मणों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। वो अपने मत के समर्थन में कुछ तर्क देते हैं, जैसा कि उनका कथन है कि अशोक द्वारा यज्ञों और पशु बलि पर लगाया गया प्रतिबंध ब्राह्मणों पर सीधा प्रहार था, क्योंकि उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा मुख्यतः इस बात पर निर्भर थी कि एकमात्र उन्हीं को यज्ञ संपन्न करने का अधिकार प्राप्त था, जिसके कारण वे मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। उनका दूसरा तर्क है कि ब्राह्मणों के लिए यह विशेष रूप से आपत्तिजनक बात थी कि यह आदेश एक शूद्र राजा, ब्राह्मण मौर्यों को शूद्र मानते थे, अशोक द्वारा दिया गया था। तीसरा वो कारण बताते हैं, तीसरा वो अपना तर्क देते हैं कि अशोक ने कहा है कि जो अपने को पृथ्वी का देवता यानी कि ब्राह्मण कहते थे, उन्हें मैंने नकली देवता के रूप में ला दिया है। शास्त्री जी ने ब्रह्मगिरी के लघु शिलालेख का हवाला देते हुए ये बात कही थी। शास्त्री जी का एक तर्क और है कि अशोक द्वारा सभी धर्म के धर्म महामात्रों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग पर कुठाराघात थी। यह कार्य ब्राह्मणों को सौंपा जाना चाहिए था, किंतु अशोक ने ऐसा नहीं किया। वो एक तर्क और देते हैं कि अशोक ने दंड समता और व्यवहार समता की नीति को अपनाते हुए ब्राह्मणों को नाराज कर दिया था। ब्राह्मणों को समाज में पहले विशिष्ट स्थान प्राप्त था। उन्हें दंड आदि के मामलों में जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वे सब अशोक ने समाप्त कर दिए थे। इस कारण भी ब्राह्मण वर्ग अशोक से शुद्ध था। एक तर्क और देते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया और अंत में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत करके ब्राह्मण क्रांति की अभिव्यक्ति की। ये सब तो तर्क जो दिए हैं पंडित हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा, जो कहते हैं कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। परंतु डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने शास्त्री जी के सभी तर्कों का खंडन किया है और उन्होंने अपने मत के समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं, जैसा कि अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध ब्राह्मण विरोधी होने के कारण नहीं लगाया, अपितु वह पशु बलि को निरर्थक और क्रूर प्रथा मानता था। अशोक से पूर्व भी ब्राह्मण ग्रंथों में अहिंसा पर बल दिया गया था और पशु बलि आदि बातों को निसार घोषित किया गया था। दूसरा तर्क देते हैं कि मौर्य सम्राटों का शूद्र घोषित करना तर्क संगत नहीं है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है और अधिकांश विद्वान भी मौर्य सम्राटों को क्षत्रिय ही मानते हैं। तीसरा वो तर्क देते हैं कि ब्रह्मगिरी शिलालेख की व्याख्या को उन्होंने सही नहीं माना है। उन्होंने इस शिलालेख की व्याख्या इस प्रकार की है कि उस समय तक भारत के जो लोग देवताओं से नहीं मिले थे, वे उनसे मिला दिए गए। एक तर्क वो देते हैं कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति पर जो आक्षेप शास्त्री जी ने लगाया है वह भी अनुचित है। धर्म महामात्रों का कार्य तो विशेष रूप से ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी कुशलता का ध्यान रखना था। धर्म महामात्र केवल नैतिकता के रक्षक ही नहीं थे, वरन उनके कई प्रशासनिक कार्य भी थे, जैसे कानून की व्यवस्था करना, अकारण दंडित व्यक्ति को मुक्ति दिलाना, लोगों की भलाई के लिए लोकोपकारी यानी कि लोकहितकारी कार्य करना। इसके अतिरिक्त इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि अशोक द्वारा नियुक्त धर्म महामात्रों को ब्राह्मण वर्ग में से नहीं चुना जाता था। यह ब्राह्मणों का धर्म महामात्र बनने का निषेध था। ये जो धर्म महामात्र हैं वो ब्राह्मण भी हो सकते थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी अपना एक तर्क और देते हैं कि अशोक ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात नहीं करना चाहता था। वह अपने साम्राज्य में व्यवहार और दंड में एक रूपता लाना चाहता था। अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वह ब्राह्मणों के प्रति उदारता और आदरपूर्ण व्यवहार की नीति का अनुसरण करता था। एक तर्क और ये देते हैं
कि अशोक के उत्तराधिकारियों और ब्राह्मणों में मनमुटाव था, वो इस मत से सहमत नहीं है। कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक के उत्तराधिकारी जो जालोक थे, वो उनके ब्राह्मणों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध थे। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग स्वयं ब्राह्मण था। यदि ब्राह्मण और मौर्य वंश में कट्टर शत्रुता होती तो बृहद्रथ क्यों ब्राह्मण सेनापति रखता, या ब्राह्मण मौर्य राज्य की सेवा करने को तैयार क्यों रहते। यदि पुष्यमित्र को बृहदत्त के विरुद्ध सफलता मिली तो इसका कारण यह था कि वह एक योग्य सेनापति था और मौर्य सेना पर उसका पूर्ण अधिकार था, न कि इसलिए कि वह असंतुष्ट ब्राह्मणों का प्रभावशाली नेता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री के तर्क जो हैं प्रभावशाली नहीं है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष जो है मौर्य साम्राज्य के लिए अहितकारी था। दूसरा हम कारण ले सकते हैं कि अशोक की शांतिवादी और अहिंसा प्रधान नीति। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मत है कि अशोक की शांतिवादी और अहिंसा प्रधान नीति से साम्राज्य दुर्बल हो गया था। वह यवन आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सका। सैनिक शक्ति की दुर्बलता के कारण शासन तंत्र शिथिल पड़ गया था। दूरस्थ प्रांतों में उच्च पदाधिकारी मनमानी करने लगे थे और पृथकतावादी शक्तियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। आगे उन्होंने लिखा है कि अशोक के उत्तराधिकारियों में न तो इतनी शक्ति थी और न ही इतना दृढ़ संकल्प था कि साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े होने से वो बचा सकते। साम्राज्यवादी मगध की सैनिक शक्ति कलिंग के युद्ध में ही अपना दम तोड़ चुकी थी। अशोक ने अपने पूर्वजों की उग्र सैनिक जो नीति थी उसका परित्याग कर दिया था और धर्म विजय की नीति को अपना लिया था, जिससे उसके साम्राज्य की सैनिक कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ा था। उसने अपने पुत्रों और पौत्रों को भी एक नई विजयों से दूर रहने और रक्तपात न करने, धर्म और सहनशीलता को अपनाने के लिए कहा था। अशोक के इन पुत्रों और पौत्रों ने युद्ध घोष की बजाय धर्म घोष को सुना था। इसलिए यह कार्य इसलिए कहते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठने वाले बाद के सम्राट जो हैं उस साम्राज्य की अखंडता को सुरक्षित नहीं रख सके, जिसको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अद्वितीय गुणों से निर्मित किया था। डॉक्टर के.पी. जायसवाल का कथन है कि यदि अशोक राजनीति में धर्म भीरू नहीं बनता तो बचे हुए भारतीय प्रदेश भी मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित हो जाते। आर.डी. बनर्जी कहते हैं, मौर्य वंश के पतन के कारणों में अशोक स्वयं भी एक प्रमुख कारण था। उसके आदर्शवाद और धार्मिक भावना ने सेना के अनुशासन को महान आघात पहुंचाया है। जब उसने घोषणा की कि उसके समय में युद्ध घोष ने धर्म घोष का रूप ले लिया है, तो उसने स्वयं ही अपने साम्राज्य की पतन की घंटी बजा दी थी। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि अशोक की नीति से मौर्य सेना और राजनीति जो है वो दुर्बल हो गई थी। अशोक के महान व्यक्तित्व के उठ जाने पर सैनिक दृष्टि से दुर्बल और राजनीतिक कूटनीति से असावधान भारत पर विदेशियों के आक्रमण शुरू हो गए थे। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि अशोक की शांतिवादी नीति को मौर्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी वो मानते हैं कि अशोक की अहिंसावादी और धर्म प्रचारात्मक नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति को नितांत क्षीण कर दिया था। भारत के पश्चिमोत्तर में बर्बर जातियां आक्रमण की ताक में खड़ी थी और भारत के भीतर दूरस्थ प्रदेश जो थे वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करने की योजनाएं बना रहे थे। ऐसे समय में देश को एक विशाल और संगठित सेना की आवश्यकता थी, परंतु अशोक इस आवश्यकता के प्रति नितांत निरपेक्ष था। परंतु कुछ विद्वान अशोक की शांतिवादी नीति को मौर्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। उनमें से हैं डॉक्टर रोमिला थापर, जिनका कहना है कि अशोक उतना अहिंसावादी नहीं था जितना कि इतिहासकार मानते हैं। अशोक ने सैनिक विभाग को भंग नहीं किया था और न ही मृत्युदंड की प्रथा को उसने समाप्त किया था। उसके जीवन काल में किसी विदेशी को भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ था। अशोक अपने सैन्य बल और देश की सुरक्षा के संबंध में पूर्णतः जागरूक था। उसने शांतिवादी नीति तब अपनाई जबकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लगभग संपूर्ण भारत आ चुका था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री भी अशोक की शांतिवादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र राय चौधरी के मत का खंडन करते हुए लिखते हैं कि अशोक की शांतिवादी नीति जो है मौर्य साम्राज्य के लिए घातक नहीं थी। अशोक ने मगध की सामरिक शक्ति और राजनीतिक प्रतिभा का नाश नहीं किया।
शक्तिशाली सेनाओं द्वारा वह स्वतंत्र राज्यों का विनाश कर सकता था, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर सकता था, किंतु यातायात संबंधी साधनों के अभाव में वह उन पर अधिकार बनाए रखने में सफल न होता। इतिहास साक्षी है कि अशोक ने अपनी सेना को धर्म प्रचारकों में भी परिवर्तित नहीं किया। उसकी सेना उसके जीवन पर्यंत शक्तिशाली बनी रही और उसे इसकी शक्ति पर गर्व था। दोनों पक्ष के विद्वानों के तर्कों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आंशिक रूप से अशोक की शांतिवादी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। अशोक की शांतिवादी नीति का उसके उत्तराधिकारियों पर यह प्रभाव अवश्य पड़ा कि उनकी सैनिक मामलों में रुचि कम हो गई थी। चाहे अशोक के काल में उसके महान व्यक्तित्व के कारण उसकी नीति के दूषित परिणाम नहीं निकले, परंतु उसकी मृत्यु के बाद अवश्य दिखाई दिए। तीसरा हम कारण ले सकते हैं कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। प्रांतीय शासकों के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर वहां की जनता को विद्रोह का झंडा जो है वो ऊंचा करना पड़ गया था। दिव्यावधान नामक ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय में एक बार तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो उसका दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था। इसी प्रकार अशोक के शासनकाल में भी विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। ये दोनों विद्रोह प्रांतीय शासकों के अत्याचारों के कारण हुए थे। अब प्रांतीय शासकों की अत्याचारपूर्ण नीति का आभास हमें अशोक के कलिंग अभिलेख में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अशोक अपने प्रांतीय अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहता है कि वे जन कल्याण के प्रति पूर्ण रूप से प्रयत्नशील नहीं है और बहुधा अकारण ही जनता को बंदी बनाते हैं और यातनाएं देते हैं। अतः अशोक अपने प्रांतीय अधिकारियों को कहते हैं, चेतावनी देते हुए कहता है कि वे ऐसा ना करें और उसकी प्रजा को उसकी संतान समझे। यद्यपि डॉक्टर रोमिला थापर, प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री और हेमचंद्र राय चौधरी के मत को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु डॉक्टर विमल चंद्र पांडे डॉक्टर राय चौधरी के मत की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि प्रांतीय शासकों की अत्याचारपूर्ण नीति ने वहां की जनता के हृदय में मौर्य साम्राज्य के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। परिणाम यह हुआ कि अशोक की मृत्यु के बाद जैसे ही उन्हें अवसर मिला वैसे ही वे मौर्य साम्राज्य से पृथक हो गए। अपनी स्वतंत्रता घोषित करने वाले प्रदेशों में तक्षशिला था, कलिंग और उज्जैन सबसे आगे थे। अगला हम कारण ले सकते हैं राजाओं के अत्याचार। कहते हैं अशोक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाले राजा केवल अयोग्य और दुर्बल ही नहीं थे, बल्कि अत्याचारी भी थे। अतः प्रजा को केवल अत्याचारी प्रांतपतियों के ही नहीं अपितु मौर्य सम्राटों के अत्याचारों का भी शिकार बनना पड़ा था। गार्गी संहिता में लिखा है कि मौर्य सम्राट शालीशुक स्वयं अधार्मिक और अत्याचारी शासक था। अपने 1 वर्ष के शासन में उसने प्रजा पर बड़े अत्याचार किए। उसने धर्म विजय की नीति का दुरुपयोग कर अशांति और अव्यवस्था में वृद्धि की थी और मौर्य साम्राज्य को बड़ी ही क्षति पहुंचाई थी। अगला हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में एक कारण ले सकते हैं कि आर्थिक कठिनाइयाँ। डी कोशाम्पी के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के मूल कारण जो थे वो आर्थिक थे। उनका विचार है कि परवर्ती मौर्य शासकों के समय में साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति शोचनीय थी। कोशाम्बी का तर्क है कि मौर्य काल में अनावश्यक कर वृद्धि, चांदी के सिक्के जो थे उसकी धातु में मिलावट का पाया जाना इस बात का सूचक है कि मौर्य सम्राटों की अर्थव्यवस्था जो थी वो संतोषजनक नहीं थी। मौर्य सम्राटों के समय में जनता पर भारी कर लगाए गए हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी जिसे उसे नकद वेतन देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उसे अनेक युद्धों में अपार धनराशि खर्च करनी पड़ी थी। अतः विविध खर्चों की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त को अपनी प्रजा पर भारी कर लगाने पड़े थे। इन भारी करों के कारण जनता में असंतोष व्याप्त था, जो मौर्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। और अशोक की दानशीलता के कारण भी राजकोष रिक्त हो रहा था। उसने लोक हितकारी कार्य, स्तूप, मठ, विहार, शिलालेख आदि के निर्माण और धर्म प्रचार के कार्यों में कहते हैं अपार धनराशि खर्च की थी। उसके इन कार्यों से राजकोष खाली होता गया था। इसके अतिरिक्त अशोक के उत्तराधिकारियों के समय अनेक प्रांतों के स्वतंत्र हो जाने से राजकोष की आय और भी कम हो गई थी। इसलिए धन के अभाव में कहते हैं मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखना संभव नहीं था। नेक्स्ट हम ले सकते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी।
मौर्य जो शासन व्यवस्था है राजतंत्रात्मक थी। शासन की समस्त शक्तियां पूर्णतः राजा के हाथों में केंद्रित थी। अतः केवल प्रतिभाशाली, पराक्रमी और योग्य शासक ही केंद्रीभूत शासन व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन कर सकते थे। परंतु दुर्भाग्य से अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य, दुर्बल और शासन के प्रति उदासीन थे। परिणाम क्या निकला कि वे अशोक के विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सके और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण भी नहीं रख सके। हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारियों में न तो इतनी शक्ति थी और न ही इतना दृढ़ संकल्प था कि वे साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े होने से बचा सकते। अतः केंद्रीय शासन निर्बल और अयोग्य होता चला गया। परिणाम यह हुआ कि पूर्ण साम्राज्य के सूत्र जो थे वो ढीले होने लगे और धीरे धीरे खंडित होने लगे। अशोक के उत्तराधिकारियों के व्यक्तित्व में भी वह आकर्षण नहीं था जो पदाधिकारियों को प्रेरणा दे सकता, जनता को कल्पना दे सकता और शासन तंत्र को शक्ति दे सकता। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में एक कारण हम ले सकते हैं मौर्य शासन व्यवस्था की त्रुटियां। डॉक्टर रोमिला थापर का लिखना है कि अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण प्रशासन तंत्र शिथिल होता चला गया था और प्रांतों के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की निष्ठा जो थी वो राज्य के प्रति नहीं थी, अपितु व्यक्तिगत रूप में केवल सम्राट के प्रति होती थी। इसके अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रथा भी दोषपूर्ण थी। इन कर्मचारियों का चुनाव वर्ग, जाति, रुचि विशेष के आधार पर किया जाता था, जिससे प्रशासन में दलबंदी को प्रोत्साहन मिलता था। अशोक जैसे लोकप्रिय और जागरूक सम्राट के शासनकाल में तो मौर्य प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहा, परंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय में प्रशासन शिथिल होता चला गया। शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और सर्वत्र अशांति और अराजकता फैल गई। इस कारण भी मौर्य साम्राज्य जो है वो पतन की ओर बढ़ने लगा था। केंद्रीय शासन की दुर्बलता को भी हम मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण मान सकते हैं। कहते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण केंद्रीय शासन निर्बल हो गया था और इस दुर्बलता का लाभ उठाया और अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा शुरू कर दी। कल्हड़ की राज तरंगिणी से हमें पता लगता है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके एक पुत्र जालोक ने कश्मीर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। तारानाथ के अनुसार वीरसेन ने गांधार में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। इसी भांति विदर्भ भी मगध साम्राज्य से पृथक हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसे बाद में रोका ही नहीं जा सका था। एक कारण हम कह सकते हैं यवनों के आक्रमण शुरू होने लग गए थे। मौर्य साम्राज्य की जब जड़ें खोखली हो रही थी उस समय यवनों के आक्रमणों ने उसके पतन की प्रक्रिया को कहते हैं और तेज कर दिया था। भारत की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर यवनों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। मगध सम्राट जो था शालीशुक, उसके समय में ही यवनों ने भारत पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी थी और उसके पश्चिमी द्वार को वो खटखटाने लग गए थे। डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि अशोक की धर्म विजय की नीति के परिणाम उसकी मृत्यु के बाद शीघ्र ही दिखाई देने लग गए थे। भारत के उत्तर पश्चिमी आकाश पर काले बादल छाने लगे थे और अब उसकी मृत्यु को 25 वर्ष ही हुए थे कि यूनानी आक्रमणकारियों ने हिंदू कुश को पार कर लिया था, जो कि मौर्य की उत्तर पश्चिमी सीमा थी और उस मौर्य साम्राज्य का हास होने लगा था जो कि किसी समय एक महान साम्राज्य था। राज्यसभा में गुटबंदी के कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राज्य के जो मंत्री थे और उच्च पदाधिकारी थे बहुधा राष्ट्रीय उद्देश्य को भूल जाते थे। उनके संकीर्ण दृष्टिकोण से बहुधा विकट परिस्थिति पैदा हो जाती थी। अशोक के उत्तराधिकार को लेकर राज्यसभा में दो दल बन गए थे। उनके षड्यंत्रों को गृह युद्ध की आग जो षड्यंत्र हैं उनके गृह युद्ध की आग को उन्होंने और भड़का दिया था। बृहद्रथ के समय में भी गुटबंदी जोरों पर थी। एक दल सेनापति का पक्षपाती था तो दूसरा सचिव का। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यसभा की इन गुटबंदियों ने मौर्य वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। एक कारण हम ले सकते हैं राष्ट्रीयता का अभाव। डॉक्टर रोमिला थापर का मत है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण मौर्यकालीन भारत में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भारत में मूल रूप से राजनीतिक एकता का अभाव था। भारतीय जनता यूनानी आक्रमणों के प्रति उदासीन बनी हुई थी।
इसी कारण उनका संगठित और प्रभावशाली ढंग से प्रतिरोध नहीं किया जा सका। साम्राज्य के विभिन्न भागों में आय और उत्पादन के स्तर समान नहीं थे और आर्थिक दृष्टि से एकरूपता का अभाव था। इन सब कारणों के कारण हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन में एक नहीं अनेक कारण मौजूद थे, विद्यमान थे और उत्तरदायी थे। नमस्कार, धन्यवाद।